नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो यानी RMSSB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में विशिष्ट तथ्य के साथ डाल दिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों। और आप इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी प्रकार जो आगे लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ का दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि पुस्तकालय विज्ञान में जो समय बीत गया वह मेलविन डेवी का था और वर्तमान समय डॉक्टर S.R. रंगनाथन को होगा। यह कथन किसका है? तो जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जो पहले का समय था वो मेलविन डेवी का था और वर्तमान समय आधुनिक समय आएगा वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन का होगा। ये उस समय की बात है। तो उस समय ये बात कथन किसने कहा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है P.N. कोला, दूसरा CM पित्रोदा, तीसरा W.C. वेरविक और चौथा मॉरिस ग्वायर। तो ये कथन किसका था? W.C. वेरविक का। यानी कि W.C. वेरविक ने कहा था कि जो समय बीत गया वो मेलविन डेवी का रहा है और जो आगे आएगा वो किसका होगा? डॉक्टर S.R. रंगनाथन का होगा। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन के विशिष्ट तथ्य की बात करते हैं। तो विशिष्ट तथ्य इस प्रकार है कि W.C. वेरविक डॉक्टर S.R. रंगनाथन के ब्रिटेन में गुरु थे। तो W.C. वेरविक वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के कहाँ पे गुरु थे? ब्रिटेन में। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को पहली बार पुस्तकालय अध्यक्ष 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय का बनाया गया था। और उस पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की जो योग्यता ग्रहण करने के लिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ब्रिटेन गए थे। और ब्रिटेन में गुरु कौन थे उनके? तो ब्रिटेन में गुरु W.C. वेरविक ही थे और एक गुरु और उनके एडवर्ड बी रोस, जिनको उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो प्रथम पुस्तक लिखी थी वो समर्पित की थी। इनके बाद में इनके आगे W.C. वेरविक की बात करते हैं। तो W.C. वेरविक की एक पुस्तक है ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक है, इनकी वजह से इसे वर्गीकरण का यहाँ पे दोस्तों वर्गाचार्य की जगह व्याकरणाचार्य करना। आपको क्या करना दोस्तों? व्याकरणाचार्य लिखना है। इनकी व्याकरणाचार्य लिखना है दोस्तों आपको यहाँ पे। इसके बाद यानी कि व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त थी किसको? W.C. वेरविक को। और इन्होंने कुल 29 उपसूत्र की रचना की, जिनको 6 भागों में बताया। तो कितने उपसूत्र की रचना की? 6 भागों में। डॉक्टर यानी कि W.C. वेरविक ने 29 उपसूत्र बताए और जिनको 6 भागों में बांटा। और इन उपसूत्रों में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में नवीनतम संशोधन कब किया था? तो जो यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की घोषणा की थी, उसमें घोषणा पत्र था, उसमें नवीनतम संशोधन कब किया? तो ये पहली बार कब घोषित किया था घोषणा पत्र? तो 1949 में, दूसरी बार 1972 में और तीसरी बार कब हुआ था? तो 1994 में। यानी कि जो यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में नवीनतम संशोधन 1994 में किया। अब हम इसकी थोड़ी विशिष्ट संशोधन में बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो 1949 में तैयार किया था। इनकी यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए तैयार किया था पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, और जिसको इफ्ला के सहयोग से 1972 में संशोधन किया। बाद में 1994 में इफ्ला के सहयोग से किया था। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन आ जाएगा दोस्तों। यानी कि इंस्टीट्यूशन के सहयोग से पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का नवीनतम संशोधन किया था। कब? 1994 में। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि आइस लीग की स्थापना कब की गई? तो आइस लीग की स्थापना दोस्तों सबको पता है कि 1955 में की गई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट का नहीं पता है। तो कब की गई थी? 3 सितंबर 1955 को आइस लीग की स्थापना की गई थी। अब हम इसके थोड़ा विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आइस लीग संघ की स्थापना डॉक्टर S.L. होरा के प्रयासों से 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में हुई थी। यह प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर S.L. होरा ही थे। यानी कि आइस लीग संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में, जिनकी स्थापना 3 सितंबर 1955 को। और आइस लीग संघ की स्थापना डॉक्टर S.L. होरा के प्रयासों से हुई थी। और इस जो आइस लीग का मानद महासचिव है वो कौन है दोस्तों? ये आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों जो मानद महासचिव है उनका आपको कमेंट में नाम बताना है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फोनिक शेड्यूल का प्रयोग DDC में किस संस्करण में किया गया था? यानी कि फोनिक शेड्यूल की बात करें तो दोस्तों आगतन अपडेट करने का जो तरीका था
वो डीडीसी के किस संस्करण में प्रयोग किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें। तो किस संस्करण में प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये प्रयोग किया गया था 16वें संस्करण में, फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया था डीडीसी में। अब हम थोड़ी इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग डीडीसी में 16वें संस्करण में किया गया था, जो कि डीडीसी को अपडेट रखने का कार्य करता है। क्या दोस्तों? यानी कि डीडीसी में जो भी किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट रखने का कार्य कौन करता है? फोनिक्स शेड्यूल करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रोलेगामेंटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तृतीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों इसकी यानी तृतीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए, 1939, 1957, 1967 और 1949। तो इसका तृतीय संस्करण था दोस्तों वो कब प्रकाशित हुआ? 1967 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1967 में प्रकाशित हुआ था। तो इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 1967 में प्रकाशित हुआ, तो इसका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो वो 1937 में प्रकाशित हुआ था प्रथम संस्करण, जो कि 1937 में प्रथम आया था और 1957 में इसका कौन सा था? द्वितीय संस्करण था। अब हम दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो विशिष्ट सॉल्यूशन इस प्रकार है कि यह पुस्तक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की है, यानी कि प्रोलेगामेंटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की है, जिसका द्वितीय भाग 1957 में, तृतीय भाग 1967 में और प्रथम आपको बताई दिया कब दोस्तों? 1937 में भाग प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 43 उपसूत्र, यानी कि जो तृतीय भाग था ओनली उसकी बात हो रही है। 43 जो तृतीय भाग था उसमें कुल 43 उपसूत्र, 18 सहायक अनुक्रम सिद्धांत, 13 अभिधारणाएं व 4 पक्ष अनुक्रम सिद्धांत शामिल थे। दोस्तों जो 43 उपसूत्र थे इसको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कुल 4 भागों में बांटा है। दोस्तों इन सब की हम लाइव क्लास में बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रबंधन के सिद्धांतों को लोकोक्ति मात्र किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो प्रबंधन के सिद्धांतों को लोकोक्ति मात्र करने वाला कौन था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, पहला एलुरिक, लुथर गुलिक, हेनरी फ्योल और हर्बर्ट साइमन। दोस्तों टीम ने अच्छे ऑप्शन बनाए, चारों ही प्रबंधन से रिलेटेड है। तो लोकोक्ति मात्र कहने वाला कौन था? तो दोस्तों हर्बर्ट साइमन नाम का व्यक्ति था, जो कि प्रबंधन के सिद्धांतों को लोकोक्ति मात्र की संज्ञा दी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पुस्तकालय में विलंब शुल्क, जो विलंब शुल्क होता है दोस्तों, या अतिदेय शुल्क के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, शुल्क लेने का कार्य किस विभाग का होता है? तो ये शुल्क लेने का कार्य किस विभाग का होता है? तो दोस्तों एक विभाग होता है परिसंचरण विभाग, तकनीकी विभाग, अधिग्रहण विभाग और छाया प्रतिलिपिकरण विभाग। तो दोस्तों 4 विभाग, यानी कि कुल पुस्तकालय में 12 विभाग होते हैं, जिसमें किस विभाग का अतिदेय शुल्क लेने का कार्य होता है दोस्तों? तो ये परिसंचरण विभाग का होता है। अब दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि एक पुस्तकालय में पुस्तकों को खरीदना अधिग्रहण विभाग का कार्य है तथा पुस्तकों का व्यवस्थापन करना तकनीकी विभाग का कार्य है, और इन दोनों कार्यों के बाद पुस्तकों को पाठकों के मध्य आदान प्रदान करना परिसंचरण विभाग का कार्य है। यानी कि सर्कुलेशन सेक्शन के नाम से भी परिसंचरण विभाग को जानते हैं, यानी कि पुस्तकों का पाठकों के मध्य आदान प्रदान करना कौन सा विभाग करता है? परिसंचरण विभाग करता है। और यदि पाठक पुस्तक को लौटाने में समय की देरी करता है, यानी कि पाठक है वो पुस्तक को सही समय पर नहीं लौटाता है, तो वो जो विलंब शुल्क है वो किस विभाग के द्वारा लिया जाता है? तो परिसंचरण विभाग के द्वारा विलंब शुल्क लिया जाता है, या जिसे अतिदेय शुल्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बजट किस भाषा का शब्द है? तो बजट किस भाषा का शब्द है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए, लैटिन, फ्रेंच, उर्दू और फारसी। तो किस भाषा का शब्द है दोस्तों ये? तो जो बजट है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब हम इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि बजट शब्द है वो फ्रेंच बुट्टज, यानी कि फ्रेंच भाषा के बुट्टज शब्द से बना है। किस भाषा से, किस शब्द से दोस्तों? बुट्टज शब्द से बना है। और इस बुट्टज शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। क्या होता है दोस्तों? इस बुट्टज का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। तथा 1733 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल, कौन से दोस्तों? सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए दोस्तों ऐड की गई है यहाँ पे, जिसका नाम था द बजट ओपन्ड नाम था दोस्तों। यहाँ ओपन की जगह आपको ओपन्ड कर लेना है। कौन सी थी दोस्तों? द बजट ओपन्ड नाम की पुस्तक थी, 1733 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे सर रॉबर्ट वॉलपोल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और इस आपको यदि चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका नहीं सॉरी दोस्तों अमेरिकाना का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 1960, 1828, 1768 और 1771। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1828 में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था।
इसके बाद में दोस्तों विशेष सॉल्यूशन की बात करते हैं तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का प्रथम संस्करण 1828-29 दोनों डेट आ सकती हैं दोस्तों, 1828-29, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से नहीं आएंगे। दो ऑप्शन में के मध्य नवीनतम 1828-29 के मध्य हुआ था दोस्तों, और इसका नवीनतम प्रकाशन है वो 2012 में कुल 30 खंडों में हुआ। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है कि 2012 में कुल 30 खंडों में प्रकाशित हुई। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस प्रकार है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ था। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ दोस्तों, 4 ऑप्शन देंगे, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, कौन सी होगी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास तृतीय पीढ़ी में किया गया था। इसके बाद में दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल क्या था दोस्तों, 1965 से लेकर 1975 के मध्य तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल था, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग था, और इसी पीढ़ी में बेसिक भाषा का प्रयोग भी किया गया दोस्तों। और यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, टीम ने बहुत अधिक मेहनत की है। और दोस्तों इसी प्रकार के आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।